नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी वाटिका में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं रेलवे के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो यदि यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी क्रमशः और दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोस्तों कि जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का जो रूल है उसमें अंगूठा और तर्जनी अंगुली किन दिशाओं को निरूपित करती हैं। तो जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है FLR, वो ये कहता है कि दोस्तों जो अंगूठा है वो क्या बताता है दोस्तों, फोर्स। अंगूठा क्या बताता है दोस्तों, फोर्स बताता है। और जो तुम्हारी ये बीच वाली जिसे हम तर्जनी अंगुली बोलते हैं वो किसको बताती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। और उसके पश्चात में जो तीसरी अंगुली है दोस्तों, थर्ड नंबर की जो अंगुली है वो किसको बताती है, करंट को शो करती है, यानी विद्युत धारा को शो करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंगूठा है वो किसको निरूपित करता है दोस्तों, बल को। अगर हम बात करें किसकी, तर्जनी अंगुली जो जो बीच में है वो किसको कर रही है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र को। और दोस्तों ध्यान देने जो बात है वो ये है कि जो फोर्स और चुंबकीय क्षेत्र है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र और करंट है वो कितने हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो दोस्तों फोर्स हो गया, चुंबकीय क्षेत्र और करंट, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसें पीने में सहायक होता है। इनमें से कौन सा भाग ऐसा है जो पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होता है। तो रक्षक कोशिकाएं, केंद्रक झिल्ली, रंध्र। तो दोस्तों ये पेड़ की क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, और ये इसकी क्या होती है, बीच वाली सिरा, मध्य सिरा कहते हैं। और ये मध्य सिरा क्या होती है दोस्तों, मोटी होती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक किडनी के शेप की जैसे इन जो मध्य सिरा को घेरे हुए रखती है। जो किडनी की जैसी शेप है ना दोस्तों, जो किडनी की जैसी शेप है, इन्हें हम बोलते हैं रक्षी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, रक्षी कोशिकाएं बोला जाता है। तो इन पत्तियों के अंदर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को क्या बोला जाता है दोस्तों, स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन छिद्रों को स्टोमेटा बोला जाता है, जिसके द्वारा ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जिसके द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। और स्टोमेटा के द्वारा ही एक प्रक्रिया और होती है जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। कौन सी प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है, यानी कि रंध्र के द्वारा होती है दोस्तों। जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, ये जीव जंतुओं की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है दोस्तों, कोशिका झिल्ली। केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। कब करी थी, 1831 के अंदर करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए विद्युत मोटर क्या होती है दोस्तों। तो विद्युत मोटर क्या करती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किस में करती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली जो युक्ति है उसका नाम क्या है दोस्तों, विद्युत मोटर है। तो हम सेकंड नंबर पे ये जानेंगे कि जो विद्युत मोटर की जो फंक्शन है वो किस प्रकार होता है। इसका डायग्राम देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, ये दो चुंबक होती हैं, एन और एस दो चुंबक होती हैं। इसके बीच में एक दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार एक कुंडली होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार एक कुंडली होती है जिसको बाहर से क्या दी जाती है दोस्तों, करंट प्रदान करी जाती है। बाहर से क्या की जाती है, करंट प्रदान की जाती है इसको। तो इस कुंडली का नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो दोस्तों ये एन और एस क्या है दोस्तों, ये क्षेत्र चुंबक है। ये क्या है, क्षेत्र चुंबक होते हैं। और दोस्तों जो आपको यहाँ पर ए बी और सी डी है, ये क्या है दोस्तों, आर्मेचर क्या है दोस्तों, ABCD जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है वो क्या है दोस्तों, आर्मेचर है। तो यहाँ पर आर्मेचर के कौन कौन से भाग होंगे, मृद लोहे और कुंडली। दोस्तों ये चुंबक है ना दोनों, इन चुंबकों के बीच में क्या रहती है दोस्तों, कुंडली रहती है। इस कुंडली का नाम क्या है दोस्तों, आर्मेचर। और जो ये कुंडली है, ये दोनों के दोनों जो चुंबक हैं वो स्थिर रहती है, वो दोनों की दोनों चुंबक स्थिर रहती हैं। और बीच वाली जो ये कुंडली है ना दोस्तों, वो क्या करती है, राउंड लेती है। जब ये राउंड लेती है तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और हमें ये क्या देती है, उसके बदले में लाइट देती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से करंट आई प्रोवाइड करेंगे तो ये A से B जाएगा, B से C, फिर C से D जाएगा, और D से फिर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्प्लिट रिंग होती है।
क्या होती है यहाँ पर स्प्लिट रिंग होती है, जिसे हम विभक्त वलय कहते हैं। और विभक्त वलय क्या करती है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करती है। करंट की क्या करती है, डायरेक्शन को चेंज करने में कौन जिम्मेदार है, स्प्लिट रिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, विभक्त विलय बोलते हैं, विभक्त वलय बोला जाता है दोस्तों। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल भी इस विद्युत मोटर के अंदर काम करता है दोस्तों। जब भी हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल लागू करते हैं इस कुंडली के अंदर, इस आर्मेचर के अंदर दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे आई इधर की साइड जाएगी करंट, तो जब करंट इधर की साइड जाती है ऊपर की तरफ, तो जो विद्युत बल की जो दिशा है वो नीचे की तरफ होगी इसकी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। और जब करंट नीचे आती है दोस्तों, तो फोर्स की दिशा कहाँ होती है, ऊपर। तो देखो इधर की साइड ये ऊपर हो जाती है, इधर से नीचे हो जाती है, एक दूसरे के क्या हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। इसलिए क्या करती है, घूर्णन करती है। घूर्णन करने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो हमें करंट मिलती है। तो आर्मेचर के बाकी होंगे मृद लोहे और कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, IV graph 3 resistance R1 R2 R3 shown in figure below the correct relation between R1 R2 R3। तो दोस्तों जो ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है, ये किसके नियम का है दोस्तों, ओम्स लॉ, ओम का नियम है जो इस ग्राफ को प्रदर्शित करता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पर I दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर तीन रेखाएं हैं, R1 R3 R1 और R2। तो दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, छोटा सा एक ग्राफ लेते हैं, ये V हो गया और ये I हो गया। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आप कि जो एक सीधी सरल रेखा है, ये सीधी सीधी करंट जा रही है, जो सीधी सरल रेखा जा रही है, ये I और V को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। इस रेखा के अगर इस सीधी सरल रेखा में प्राप्त होती है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना I होगा उतना ही क्या होगा, वोल्टेज होगा, और उतना ही क्या है, उसके अंदर फिक्स रजिस्टेंस है दोस्तों। लेकिन ये रेखा अगर इधर की साइड घूम रही है, इधर की साइड फिर आ रही है, और ऐसे अगर कंटिन्यू घूम रही है, तो इसका मतलब इसमें I की वैल्यू बढ़ रही है और V की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। और जब I की वैल्यू बढ़ती है तो R का मान क्या होता है दोस्तों, कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यही बात ये कहना चाहता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए दोस्तों, अब ये कह रहा है कि R3 R1 और R2 इन तीनों में से सबसे कम रजिस्टेंस किस में होगा। अब देखिए दोस्तों, ये I1 की तरफ ज़्यादा है, R3 I1 की तरफ ज़्यादा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर, तो जिसके अंदर I1 ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, उसमें R की वैल्यू कम होगी। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है यहाँ पर, R3। क्यों है, क्योंकि R3 I की तरफ जा रहा है। देखिए दोस्तों इधर की साइड, तो ये व्यक्त करता है, ये इस बात का संकेत करता है कि यहाँ पर R3 के अंदर I की वैल्यू ज़्यादा है, और जब I की वैल्यू ज़्यादा होगी तो R का मान कम होगा, यानी कि रजिस्टेंस उस धातु के अंदर क्या होगा, कम होगा। उससे ज़्यादा रजिस्टेंस किस में होगा दोस्तों, R1 के अंदर होगा, क्योंकि ये I से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। और उससे कम रजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस किस में होगा, R2 में, क्योंकि ये I से क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है। तो R2 के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें होगा। अब अगर हम बात करें तीनों के अंदर सबसे कम करंट का मान किसके अंदर होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे कम करंट होगा I किसके अंदर, R2 के अंदर, और सबसे ज़्यादा करंट किसके होगा, R3 के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसके अंदर क्या हो दोस्तों, ऑक्सीकरण भी हो और क्या हो दोस्तों, अपचयन भी हो। और ऑक्सीकरण का एक नाम और दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीकरण का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो। क्या जुड़ती हो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है और जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ZnO से क्या निकल रही है दोस्तों, ऑक्सीजन हट रही है, तब जाके तो जिंक मिल रहा है हमें। यहाँ पर जब ZnO से ऑक्सीजन हट रही है तो हमें क्या मिल रहा है, जिंक मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। और यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए ये क्या होगा, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। सेकंड नंबर पे देखिए MnO2 + 4HCl। अब यहाँ पर देखिए MnO2 से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है। और HCl के अंदर क्या हो रही है दोस्तों, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यह ऑक्सीकरण हो गया। क्लोरीन गैस क्या हो रही है, बाहर हो रही है।
यहाँ पर देखिए 4Na प्लस ऑक्सीजन 2NO2 बन रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सोडियम के पास में पहले कोई ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन हट रही है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। फिर सोडियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर 4 लेते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, ये AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्रियाशीलता के आधार पर है, किसके आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता किससे ज़्यादा है, Ag से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर Na किससे क्रिया कर रहा है, NaNO3 से, और Ag किससे कर रहा है, Cl से भी क्रिया कर रहा है। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।